हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने जनरल साइंस का जो टॉपिक चालू किया था कार्बन और उसके कंपाउंड, उसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, जिसमें हमने कार्बन के अपर रूप देख लिए थे, कार्बन के संतृप्त कार्बनिक यौगिकों के प्रकार देख लिए थे, संतृप्त कार्बनिक यौगिकों के प्रकार देख लिए थे। इसके अलावा हमने देख लिए थे कि कैसे कार्बनिक यौगिक का नामकरण होता है, इनमें जो अनुलग्न और पूर्व लग्न लगते हैं उनके अकॉर्डिंग कैसे नामकरण किया जाता है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। अब आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो कौन कौन सी होती है और कैसे होती है। क्योंकि आप इनको ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है दहन। दहन का मतलब होता है यानी जलना। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन में दहन करता है तो उसके साथ ऊष्मा व प्रकाश मुक्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी जब कार्बन O2 की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो एक तो ऊष्मा या प्रकाश निकलता है, मतलब ऊर्जा निकलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे आप ले लो कोयला, कोयला को हम जलाते हैं तो वायु की उपस्थिति हवा से जलता है, तो जब जलते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? CO2 निकलती है, साथ में हमें आग यानी ऊष्मा भी हमें मिलती है। इसी तरह से मेथेन है, इसी तरह से मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ये सब क्या बनाते हैं? जब दहन की क्रिया होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी कार्बनिक परमाणु हो, पदार्थ हो, यौगिक हो, उसके साथ अगर ऑक्सीजन की जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दी जाए तो आपको निर्माण उत्पाद के रूप में क्या करना है? CO2 प्लस ऊष्मा व प्रकाश, या साथ में CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा व प्रकाश। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये दहन अभिक्रिया होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन किस में हो सकता है? जैसे कोयला है, कोयले में हो सकता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है, जलता है, तो CO2 का निर्माण करता है, साथ में इसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन के यौगिक देख ले हम तो मेथेन, मेथेन की अगर O2 के साथ क्रिया कराएं तो क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O निकलेगा, साथ में ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। इसी तरह से आप मेथेन ले लो, एथेन ले लो, सब में कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर इनके दहन से क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है। इसी पर एक और एग्जांपल दे रखा है एथेनॉल का, CH3CH2 यानी दो कार्बन है यानी एथ है, तो एथेनॉल है। इसका जब ऑक्सीजन से विक्रिया कराई जाती है तो क्या निर्माण होता है? CO2 प्लस H2O बनती है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश बनती है। यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2 और ऊष्मा का निर्माण होगा, लेकिन कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, एथेन हो, मेथेन हो, एथेनॉल, मेथेनॉल कुछ भी हो, जब इसकी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो इसमें CO2 प्लस H2O बनता है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है। तो ये आपकी पहली रासायनिक अभिक्रिया हो गई इसमें दहन। अब इसमें भी दे रखा है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो स्वच्छ ज्वाला देते हैं। मतलब ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे पहचान करोगे? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में स्वच्छ ज्वाला देते हैं, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से देखे थे हमने? जैसे एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, एथाइन है, मेथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये सब क्या देते हैं? काले धुएं वाली पीली ज्वाला देते हैं। क्या देते हैं? काले धुएं वाली पीली ज्वाला देते हैं। इसमें साथ में दे रखा है कि अगर का संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का अपूर्ण दहन हो, यानी पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं, तो ये भी काली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब पूर्ण रूप से दहन होता है तो कैसी ज्वाला देते हैं? नीली ज्वाला। लेकिन जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनका अपूर्ण दहन होता है तो क्या बनती है? उसमें भी काली ज्वाला निकलती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी काली ज्वाला का उत्पन्न होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कोयले से क्या, कार्बन से क्या बनते हैं? कोयले व पेट्रोलियम, दो चीज होती है कोयले और पेट्रोलियम। इसमें क्या होता है? कोयला पेट्रोलियम में कार्बन के अलावा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है, यानी नाइट्रोजन गैस भी होती है और साथ में इसमें सल्फर भी होती है। तो जब इसको हम दहन करते हैं, कोयला पेट्रोलियम को जलाते हैं तो अधिक से मात्रा में धुआं निकलता है। क्यों निकलता है?
क्योंकि इसमें सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? SO2 और NO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? SO2 प्लस NO2 का निर्माण होता है, और जिसके कारण इनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, यानी ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो समझ में आ गया, कोयला पेट्रोलियम से जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए, कोयला और जो पेट्रोलियम होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? दोनों का निर्माण अलग अलग तरीके से होता है। इनका निर्माण होता है जो जैव मात्रा है उससे विभिन्न जैविकीय प्लस भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। जैविकीय मतलब हम जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जो होते हैं वो होते हैं जैविक प्रक्रियाएं, और भूवैज्ञानिक यानी जो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं धीरे धीरे होती रहती हैं उन दोनों पर निर्भर होती है, और इनके द्वारा ही कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो अब कोयला कैसे बनता है? कोयले का निर्माण के लिए क्या होता है कि जब लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न एवं अन्य पौधों के जो अवशेष हैं, क्या होता है कि काफी साल पुराने जो लाखों वर्षों पुराने जब वृक्ष, फर्न, अन्य पौधों के अवशेष होते हैं, जब भूकंप या जो कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर वो दब जाते हैं, धरती में चले जाते हैं, धरती की चट्टानों के अंदर नीचे नीचे दब गए और धीरे धीरे करोड़ों लाखों वर्षों में वो कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, इसके साथ ही तेल और गैस का निर्माण कैसे होता है? तेल और गैस का निर्माण होता है समुद्री पौधों एवं जीवों के अवशेष से। क्या होता है कि वो तो जैसे ज्वालामुखी फटने से जब धरती के अंदर पुराने वृक्ष, अन्य पौधे, फर्न चले जाते हैं तो उनके द्वारा दबने से कोयले का निर्माण होता है, लेकिन समुद्री पौधे व जीवों के जो अवशेष है जब मृत होते हैं और समुद्री तल में जब डूब जाते हैं तो वहां पे धीरे धीरे एक गाद के रूप में इकट्ठा होते चले जाते हैं। क्या समुद्री तल में क्या होती है? गाद, मतलब गाद क्या होती है? कीचड़ बनता चला जाता है। उस कीचड़ से पर जब बैक्टीरिया का आक्रमण होता है यानी जीवाणुओं का आक्रमण होता है और वहां पे जो प्रबल दाब होता है उसके कारण तेल व गैस का निर्माण होता है। तो दोनों प्रक्रिया होती सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से होती है। कोयला स्थलीय भाग पर होता है, जबकि तेल और जो गैस का निर्माण होता है वो समुद्री भाग पर होता है। होता दोनों का समुद्री पौधे और जीवों के अवशेष से है, उसका निर्माण वृक्षों के या पौधों के अवशेषों के जमीन में दबने से होता है। तो इस तरह से कोयले का और तेल गैस का निर्माण होता है, और दोनों में क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, अब अगली जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ये हमने क्या पढ़ा? दहन के बारे में। दहन की जो कार्बनिक यौगिकों में दहन की अभिक्रिया होती है उसके बारे में हमने पूरे में अच्छे से पढ़ा। अब हम दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे या कार्बनिक यौगिकों की दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया में मैं आपको बता सकती हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम करेंगे कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। इसमें एक अभिक्रिया दे रखी है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स मैंने बताया था जैसे कौन होते हैं? मेथेनॉल, एथेनॉल, जिनमें OH लग जाता है वो एल्कोहल्स होते हैं। ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया में क्या होता है कि अपने देखा था कि ऑक्सीजन जुड़ती है, देखा था हमने ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो अल्कोहल जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल जो भी होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अल्कोहल परिवर्तित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी का निर्माण करते हैं। तो अल्कोहल में क्या होता है? OH समूह होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह में क्या होता है? COOH समूह होता है। क्या होता है ना? तो ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी एक OH से एक ऑक्सीजन और इसमें बढ़ जाएगी। ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में इसमें कोई क्या यूज किया जाता है? कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जिनमें मुख्य रूप से कौन से हैं ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, जो अल्कोहल को ऑक्सीजन देते हैं और जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करके ही ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। जो मैंने अभी बताया कि अल्कोहल को ऑक्सीजन देते हैं और इससे
अम्लों का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी एक अभिक्रिया दे रखी है CH3CH2OH, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। क्या बोलते हैं हम इसको, एथेनॉल है। एथेनॉल की जब क्षारीय है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, या अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, उसको हम बोलते हैं K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा जब इनको दी जाती है तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई ऑक्सीडेशन की, जो अगर आपसे पूछ भी ले कि ऑक्सीडेशन की क्रिया में कार्बन यौगिकों के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अगर एथेनॉल दे दे तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, प्रोपेनॉल दे दे तो प्रोपेनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस तरह से कोई भी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, और इसमें जो ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में होते हैं वो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम K2MnO4 भी बोलते हैं, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे हम K2Cr2O7 भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। यौगिकों की तीसरी अभिक्रिया होती है संकलन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है RPSC फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरशिप के एग्जाम में आया हुआ है। तो संकलन अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या है, योगात्मक अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पैलेडियम निकिल है, पैलेडियम या निकिल यानी पैलेडियम PD या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है और इससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण होता है, यानी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का निर्माण होता है। तो पैलेडियम निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे C2H4 है, एथीन है, जब इसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें एक हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एथेन का निर्माण हो जाएगा C2H6 किसकी उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तीसरा अभिक्रिया क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा लेना। निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। कौन सी अभिक्रिया का, संकलन अभिक्रिया का उपयोग होता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वनस्पति तेलों के साधारण लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं उनको, है ना, साधारण लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जो जंतु वसा है उसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो इसमें हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी अभिक्रिया होती है, संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, जो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, और जो वनस्पति तेल होते हैं उनमें लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जो जंतु वसा होती है उसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। तो इसका उदाहरण जैसे अपन बता सकते हैं कि पहले जो घी आता था ना, डालडा घी जिसको बोलते थे, वो घी किससे बनता था, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से ही बनता था। तो तेल के रूप में रहते थे तब तक उनमें संतृप्त कार्बन श्रृंखला रहती, तो वो तेल के रूप में रहते थे क्योंकि तेल लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर जैसे ही उनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता तो वो घी में परिवर्तित हो जाता, जैसे वसा में परिवर्तित हो जाता, उसे हम संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं के रूप में हो जाता है, या क्योंकि उसमें अब वो एक ठोस फॉर्म में आ चुका होता है। तो इससे संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखना है। ठीक है, अगली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक जो परमाणु है उसे दूसरे पदार्थ के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में यह अति तीव्र अभिक्रिया होती है जिसमें क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, जिससे क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करता जाता है और इसके द्वारा उच्च समजातीय जो एल्केन होते हैं उनके साथ
क्लोरोएल्कीन का निर्माण हो जाता है। क्या होता है इसमें? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरीन की उपस्थिति में होती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लोरीन है उसको हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे एक एक करके उच्च समजातीय जो एल्केन है उनके साथ जब अभिक्रिया होती है तो उसमें जो उत्पाद बनते हैं वो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। जैसे मेथेन है, इसके साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो इसमें क्लोरोमेथेन का निर्माण हो जाता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। इसके साथ ही जैसे अगर और दोबारा क्रिया होगी तो इसमें डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता चल जाता है, इसमें क्लोरीन का निर्माण क्लोरीन इसमें जुड़ जाता है ना। तो इस तरह से हेलो एल्कीन का इसमें निर्माण होता है। तो हमने कार्बनिक यौगिकों की 4 प्रकार की अभिक्रिया देख ली। कौन कौन सी? दहन, ऑक्सीडेशन, तीसरी प्रतिस्थापन संकलन या योगात्मक अभिक्रिया और चौथी अभिक्रिया देख ली हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें कुछ स्पेशल रूप से जो एथेनोइक अम्ल होते हैं या जो एथेनॉल्स होते हैं यानी जो एल्कोहल्स होते हैं उनके बारे भी गुणधर्म उनके बारे में बता रखा है, तो उनकी भी जो अभिक्रिया है वो देख लेते हैं। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल जिसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। अब तक तो आप सबको याद हो गया होगा एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH होता है, जिसे हम एल्कोहल भी कहते हैं। इसकी पहचान कैसे की जाती है? अगर इसमें हम रंजक मिलाते हैं यानी कोई भी डाई मिलाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है, जिसके कारण ये विकृत एल्कोहल उस टाइम कहलाता है। इसमें जैसे रंजक मिलाया जाता है इसका रंग नीला बनाया जाता है और ये विकृत एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। कैसी इसका गुणधर्म क्या है? कक्ष ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, और ये अच्छा विलायक होता है यानी एक औद्योगिक विलायक में इसका यूज किया जाता है। इसका एथेनॉल का लैब में भी यूज किया जाता है और जो उद्योगों में भी इसको अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। इसके अलावा टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जो औषधियां है उसके निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। किसका? एथेनॉल का उपयोग होता है। टिंचर आयोडीन बनाते हैं, कफ सिरप होती है, टॉनिक होती है, आदि औषधियों के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? एथेनॉल का जो निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है? गन्ने से। किससे किया जाता है? गन्ने से। सूर्य के प्रकाश को जब रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन होता है? गन्ना होता है, ठीक है। एथेनॉल के निर्माण में क्या गन्ने का यूज किया जाता है? जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। तो गन्ने का जो रस होता है उसमें मोलेसस या सिरा बनाने में इसका यूज किया जाता है। किससे? मोलेसस या सिरा। गन्ने से क्या बनता है? गन्ने के रस से बनता है मोलेसस, मतलब यानी सूर्य के प्रकाश में गर्मी में इसको छोड़ दिया जाता है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे हम मोलेसस या शीरा कहते हैं। इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर इसका किण्वन किया जाता है। फिर इसका जो किण्वन करते हैं उस किण्वन के द्वारा एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। किसका? गन्ने के रस का जो किण्वन किया जाता है उसका किण्वन करके एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। मतलब एक तरह से हम जो बोलते हैं लिंकर जो होती है वो यही होती है। अगर इसमें हम पेट्रोल मिला दें तो इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल में एथेनॉल को लगभग 20% मिलाया जाता है, जिससे स्वच्छ पेट्रोल स्वच्छ ईंधन के रूप में जलता है। ईंधन पर्याप्त O2 होने पर केवल CO2 और H2O उत्पन्न करता है। तो इसके कारण इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, जिसके कारण ये पर्याप्त O2 की उपस्थिति इससे हो जाती है और ये CO2 व H2O उत्पन्न करता है। हमने देखा था ना कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या देते हैं? वो स्वच्छ ज्वाला देते हैं। तो इसके लिए एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रख लेना। इसकी एक एथेनॉल की अभिक्रिया होती है, एक होती है सोडियम के साथ अभिक्रिया। इसकी एक अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम के साथ। जब सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम है और जब एथेनॉल 2Na+2CH3CH2OH की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें निर्माण होता है जो OH समूह, वो H समूह इसमें हट जाता है और Na समूह इसमें जुड़ जाता है, यानी
CH3CH2ONA सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है, साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। किसका निर्माण होता है? सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। तो एक तो अभिक्रिया हो गई एथेनॉल की सोडियम के साथ, जिसमें सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी अभिक्रिया होती है इसकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। दूसरी क्या होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी एल्कीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब बनाने वाली जो अभिक्रिया होती है वो एथेनॉल के साथ की जाती है। ये कैसे की जाती है? 443 केल्विन टेम्परेचर पर एथेनॉल को जब आधिक्य, किसके आधिक्य में? सांद्र H2SO4 यानी कंसंट्रेट H2SO4 यानी बिल्कुल सांद्र, जिसमें जल निर्जलीकारक के रूप में यानी जल नहीं हो, ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करके के साथ जब गर्म किया जाता है तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन का निर्माण होता है। निर्जलीकरण मतलब इसमें से H2O निकल जाती है, एथेनॉल में से जो OH समूह होता है वो निकल जाता है यानी H2O के रूप में, और एथीन का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है? CH3CH2OH है, जब इसको गर्म सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एथीन का निर्माण होता है, प्लस हमें H2O प्राप्त होती है, क्योंकि निर्जलीकरण के रूप में एथेनॉल से OH समूह निकल जाता है और H2O का निर्माण हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया हो गई इसकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। तो एथेनॉल की दो अभिक्रिया इसमें दे रखी है, आपको दोनों लर्न करनी है। सोडियम के साथ अभिक्रिया जिसमें सोडियम एथॉक्साइड बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया जिसमें हम एथीन का निर्माण होता है और जिसमें से OH समूह यानी जल निकल जाता है, H2O समूह इसमें से निकल जाता है। इस तरह से इसकी दो अभिक्रिया होती है। अब है कि अगर एथेनॉल का जो यूज किया जाता है, तो एनसीईआरटी में ये भी बता रखा है कि जो एथेनॉल का यूज किया जाता है, अगर अधिक मात्रा में इसका यूज किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर। एथेनॉल का अधिक मात्रा में जब यूज किया जाता है तो उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है, क्योंकि ये किस पर प्रभाव डालता है? हमारे सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण हमारे समन्वय में कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा, जैसे आपने देखे होंगे समन्वय, जो ड्रिंक करने वाले जो ह्यूमंस होते हैं उनमें समन्वय की कमी होती है, मानसिक दुविधा होती है, निंदापन हो जाता है, सामान्य अंतर्बोध कम होता है और भाव शून्यता आ जाती है, यानी उनका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा चिंतन से बाहर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एथेनॉल के अलावा मेथेनॉल भी होती है। अगर मेथेनॉल का यूज किया जाता है तो कहते हैं ना, कई बार हमने न्यूज आती है कि जैसे जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु होती है, तो जहरीली शराब के रूप में मेथेनॉल ही होता है। जो मेथेनॉल का पिलाई जाती है या मेथेनॉल का यूज कर लेते हैं वो एक जहरीली शराब के रूप में होती है। ये क्या करता है कि जो यकृत होती है उसमें जो मेथेनॉल है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और मेथेनेल का निर्माण कर लेता है, यानी एल्डिहाइड बना लेता है, यानी अल्कोहल से इसमें एल्डिहाइड बन जाता है, जिसके कारण जो लीवर सेल्स है उनके घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करता है और लीवर सेल्स की जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्कंदित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, इसके साथ इनमें चक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति में अंधापन हो जाता है, यानी आंखों की जो तंत्रिकाएं हैं उनको प्रभावित करता है, व्यक्ति में अंधापन भी आ जाता है। इसके कारण मेथेनॉल के यूज से इसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लास्ट अभिक्रिया दे रखी है, यानी गुणधर्म कार्बनिक यौगिक में दे रखी है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म भी दे रखे हैं, किसमें? एनसीईआरटी में, और यही पूछे जाते हैं। एथेनोइक अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल होता है, ये होता क्या है, लेकिन 3 से 4% विलयन को, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जो विलयन होता है उसको हम सिरका भी कहते हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है पहले, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो एसिटिक अम्ल का जो 3 से 4% जो विलयन होता है उसको हम सिरका भी कहते हैं। कैसा? यानी एसिटिक अम्ल में अगर हम 3 से 4% पानी मिला दें, जलीय विलयन है क्योंकि ये पानी मिला दें, तो इस जो विलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। जो प्योर जो एसिटिक अम्ल होता है ना, एथेनोइक अम्ल ये होता है उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, लेकिन अगर उसमें हम 3 से 4% पानी की मात्रा मिला दें तो वो जो हम सिरका विनेगर यूज करते हैं वो सिरका बन जाता है। यानी एक तरह से क्या होता है, एथेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से संबंधित होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है।
इसका जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है। ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, यानी 290 केल्विन तक इसका गलनांक होता है। इसके कारण ये जब ठंडी जलवायु होती है यानी शीत या तो सर्दियों में या फिर जो सर्दी और शीतोष्ण वाले देश हैं उनमें ये जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो इस उस वाले अम्ल को क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये तो इसके गुण हो गए। दूसरा इसमें अम्लीयता का जो गुण होता है वो दुर्बल अम्ल के रूप में होता है, यानी एक तो प्रबल अम्ल होते हैं जैसे H2SO4 है, HCl है, ये एक दुर्बल अम्ल होता है यानी कम हानिकारक होता है। ठीक है, अब इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो दे रखी है। एस्टरीकरण की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की एक अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लगा लेना, ये आ भी सकती है आगे। जब एसिटिक अम्ल की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है, यानी एसिटिक अम्ल की अल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। जैसे एथेनोइक अम्ल प्लस एथेनॉल का अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एस्टर का निर्माण होता है। तो इसका जैसे इसकी रिएक्शन दे रखी है CH3COOH, क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। जब इसकी एथेनॉल CH3CH2OH के साथ गर्म या अम्ल कौन सा गर्म करने पर किसके साथ मिलाकर? सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर क्या है? CH3C+O। इसमें एस्टर में कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कीटोन समूह ही होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो COOH समूह होता है, इसमें होता है C11O कीटोन समूह। OCH2CH3 इसका निर्माण होता है CH3 बॉन्ड C11O ऑक्सीजन और इसमें H के स्थान पर CH2CH3 जो एथेनॉल वाला है वो जुड़ जाता है। ठीक है, यानी ये समूह तो यहाँ तक एक ही हो गया और इसमें से H हट गया, इसका H हट के यहाँ पे CH3CH2 समूह जुड़ गया, इसका OH, ये दोनों मिलकर H2O का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या बनता है? एस्टर प्लस H2O का निर्माण होता है। एस्टर क्या होता है? एस्टर जिसकी गंध मृदु होती है, ये यूज किस में किया जाता है? इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने में, यानी इसकी मीठी मीठी जो महक होती है वो एस्टर में आती है, जो इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो एस्टर है वो क्षार के साथ अभी तक अपने क्या देखा कि जब एसिटिक अम्ल अल्कोहल की अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होती है तो एस्टर बनते हैं। अब जो एस्टर होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्षार जिसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षार लिया जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करते हैं तो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का निर्माण होता है। क्या बनता है इसमें? अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH के सोडियम लवण का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया में किया जाता है, जिससे हमें साबुन तैयार किए जाते हैं। यानी एस्टर की अभिक्रिया साबुन कैसे तैयार किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एस्टर की क्रिया NaOH क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से कराई जाती है तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का निर्माण होता है, जिसे हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इससे हम साबुन तैयार करते हैं। साबुन क्या होता है? ये दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। क्या? CH3COOC2H5, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एस्टर हो गया। जब एस्टर की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ क्रिया कराई जाती है तो एक तो CH तो क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, CH3COONA कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनेंगे, जिसे हम सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं। और साथ में क्या बन जाएगा? अल्कोहल वापस से बन जाता है। ये तो हमने एस्टरीकरण अभिक्रिया देख ली। अब इसकी हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया जो होती है क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षार जैसे मैंने अभी बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षारक के रूप में यूज किया जाता है।
तो एसिटिक अम्ल की जब क्षारक NaOH से क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। कौन सा? सोडियम एथेनॉट या सोडियम एसीटेट लवण बनता है और प्लस जल का निर्माण होता है। जो मैंने अभी बताया था वही होता है, उस तरह से निर्माण होता है। इसमें जैसे एस्टर के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी सोडियम एसीटेट बनता है, लेकिन उसमें सोडियम एसीटेट के साथ अल्कोहल बनता है। और इसमें जब क्षार की अभिक्रिया एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो हम सोडियम एसीटेट के साथ इसमें जल का निर्माण होता है। यानी जो CH3COOH है उसमें H हट जाता है और Na समूह इसमें जुड़ जाता है, CH3COO Na बन जाता है प्लस H2O का निर्माण होता है। तीसरी अभिक्रिया है इसकी अब कार्बन व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट क्या होते हैं? Na2CO3, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaSCO3, जिसे खाने का सोडा भी हम बोलते हैं। NaSCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट होता है कपड़े धोने वाला सोडा Na2CO3 होती है। इसके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो इसमें क्या बनता है? सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब बनना सब में सोडियम एसीटेट ही बन रहा है, लेकिन साथ में किसी में H2O बन रहा है, किसी में अल्कोहल बन रहा है, किसी में अब इसमें साथ में, क्योंकि जो सोडा होता है उसमें CO2 बहुत अधिक मात्रा में होती है। ध्यान रख लेना। आप कैसे याद रखोगे कि जो एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो क्या है? ये सोडा है, सोडा में CO2 बहुत अधिक होती है तो इसमें H2O के साथ CO2 भी निकलती है। आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है देख ले। CH3COOH प्लस Na2CO3 यानी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो CH3COONA सोडियम एसीटेट का निर्माण हो गया, प्लस इसमें H2O बना और साथ में CO2 भी निकल गई। इसी तरह से CH3COOH प्लस NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया? वही सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस H2O बनता है प्लस CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बनती है। तो हमने देखा आप एथेनोइक अम्ल है उसकी 3 अभिक्रिया होती है। एक एस्टीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें हम एस्टर का निर्माण करते हैं। दूसरी क्षारक के साथ अभिक्रिया होती है जिसमें सोडियम एसीटेट और H2O बनता है। लेकिन तीसरी अभिक्रिया कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, तो सोडे के साथ अभिक्रिया होती है इसकी जब एसिटिक अम्ल की, तो इसमें क्या बनता है? इसमें सोडियम एसीटेट तो बनता है, साथ में इसमें H2O के साथ CO2 का भी निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसके कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पूरे देख लिए। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। इसमें लास्ट टॉपिक है साबुन की स्ट्रक्चर, मिसाइल वगैरह की स्ट्रक्चर इसमें दे रखी है और साथ में इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर कर दो ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हम नई वीडियो में। थैंक यू।